हेलो एवरीवन। होप आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम आर्ट एंड कल्चर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। तो इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, और माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी क्या होती है। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी प्रियदर्शना जैन। So let's start with Indian languages and mythology. So these topics will cover in this video series: language families in India, what are the official languages of the country, scheduled languages, classical languages, then Indian mythology. उसमें के अंदर हम पढ़ेंगे मेन वैदिक गॉड्स, हिंदू गॉड्स, डिफरेंट एजेस इन माइथोलॉजी, और माइथोलॉजी में कुछ कर्स होते हैं, शाप होते हैं, श्राप जिसे हम कहते हैं, वो हम देखेंगे। फिर वर्ल्ड का क्रिएशन, इंडियन माइथोलॉजी इज हिंदू माइथोलॉजी बेसिकली, सो उसके हिसाब से वर्ल्ड का क्रिएशन किस तरीके से होता है। तो लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया, द लैंग्वेज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर डिवाइडेड इनटू वेरियस लैंग्वेज फैमिलीज। उसमें दो इंपॉर्टेंट होती है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। उसमें पहला नंबर होता है इंडो ईरानियन और दूसरी होती है द्रविडियन लैंग्वेजेस। तो ये दोनों लैंग्वेज ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसके अलावा कुछ छोटे स्मॉल ग्रुप्स की भी फैमिलीज हमारे यहाँ पाई जाती है, जैसे कि सिनो तिब्बतन फैमिलीज। लिंग्विस्टिक रिकॉर्ड्स बिगिन विद द अपीयरेंस ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जब शुरुआत हुई 3rd सेंचुरी बीसी में, तब लिंग्विस्टिक रिकॉर्ड्स वहाँ से अपीयर होते हैं। लैंग्वेजेस जो इंडिया में बोली जाती हैं उनमें इंडो आर्यन लैंग्वेजेस 65% ऑफ इंडियंस बोलते हैं, द्रविडियन लैंग्वेजेस 25% इंडियंस बोलते हैं, और बची हुई 10% लैंग्वेज बिलोंग टू दी माइनर लैंग्वेज फैमिलीज। इंडिया में वर्ल्ड्स की सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है आफ्टर पपुआ न्यू गयाना। और ये इंडिया की 5 कैटेगरीज हैं लैंग्वेजेस की यहाँ पर। तो इसमें है इंडो आर्यन फैमिली, द्रविडियन फैमिली, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, सिनो तिब्बतन फैमिली, ताई कड़ाई फैमिली एंड ग्रेट अंडमानीज फैमिली। सो विल सी वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली क्या होती है। ये वो लार्जेस्ट फैमिली होती है इन टर्म्स ऑफ स्पीकर्स। इट इज़ द फैमिली ऑफ अ ब्रांच ऑफ इंडो ईरानियन फैमिली, जैसे कि हमने अभी देखा था, इंडो ईरानियन फैमिली के बारे में देखा था। इंडो ईरानियन फैमिली की ही एक ब्रांच इंडो आर्यन होती है, और इटसेल्फ द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट सब फैमिली ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। उसमें भी फिर ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ईस्टर्न एक्सटेंट माना जाता है। The most widely spoken languages of this group are Hindi, Bengali, Konkani, Marathi, Gujarati, Punjabi, Kashmiri, Rajasthani, Sindhi, Assamese, Maithili and Odia. These all languages are part of Indo-Aryan family. Aside from these languages, other Indo-European languages are also speak. For example, English, which has become lingua franca. इंडिया के लिए जो एक नेटवर्किंग का काम करती है। फिर द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, तो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली सेकंड है। इसके 65 स्पीकर हैं इंडो आर्यन के, और इनके 25% अराउंड स्पीकर हैं। और इंडिया के अलावा ईस्टर्न श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में भी हमको द्रविडियन लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। द्रविडियन लैंग्वेज द मोस्ट स्पीकर्स आर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एंड मलयालम। Besides the mainstream population also spoken by small scheduled tribe communities. तो ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ ट्राइब्स होती हैं उनकी लैंग्वेज द्रविडियन लैंग्वेजेस होती हैं, प्लस 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। लेट्स सी द नेक्स्ट Austro-Asiatic language family. The families with similar number of speakers are Austro-Asiatic and numerous small Sino-Tibetan languages. जो छोटे छोटे ग्रुप बोलते हैं ऐसी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, उनके बहुत कम बोलने वाले पॉपुलेशन है, अभी अराउंड 5% होंगे। द ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली इज द ऑटोक्टोनस लैंग्वेज in South Asia and Southeast Asia. Other language families having arrived by migration. ये यहाँ पर नेटिव हैं, बाकी जो है वो माइग्रेशन के द्वारा अराइव हुई हैं। एस्ट्रोशेटिक लैंग्वेज ऑफ फाइनलैंड इंडिया आर खासी एंड मुंडा इंक्लूडिंग संथाल। तो ये ट्राइब है खासी, मुंडा, संथाल, और इनकी जो लैंग्वेज है इनको इनकी ट्राइब के नाम से ही बोला जाता है। तो इनकी जो भी ट्राइबल लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज मानी जाती है। और सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली एक होती है। तो सिनो तिब्बतन लैंग्वेज जो होती है हिमालय रीजन में बोली जाती है, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, इस वाले एरिया में। तो सिनो तिब्बतन लैंग्वेज हो गया। फिर ताई कड़ाई लैंग्वेज फैमिली, तो ताई लैंग्वेज होती है अहोम एरिया के अंदर, असम में, और उसी का एक पार्ट है, उसका नाम है ताई कड़ाई।
ग्रेट अंडमानीज लैंग्वेज फैमिली, मेनली ट्राइबल लैंग्वेजेस यहाँ पे कवर होती है, और ये इसमें से मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस एंडेंजर्ड है, मतलब वो खतरे में है, उनके जो स्पीकर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एक ग्रेट अंडमानीज है, फिर ओंगन फैमिली, ये दो तरह की फैमिली से ग्रेट अंडमानीज की फैमिली बनती है। नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम वन हाईली एंडेंजर्ड लैंग्वेज विद अ dwindling नंबर ऑफ स्पीकर्स। तो ग्रेट अंडमानीज जो है, ओंगन फैमिलीज जो है, दे बोथ आर सेविंग द सेम इशू। लैंग्वेज जो है वो डेंजर में है, एंडेंजर्ड है, और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेजिग्नेट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज हिंदी रिटन इन देवनागरी एज वेल एज इंग्लिश। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड बाय कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। हिंदी एंड इंग्लिश आर यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस सच एज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल कम्युनिकेशंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये सारे जो पर्पस होते हैं इन्हें ऑफिशियल पर्पस कहा जाता है, और इसके लिए हिंदी इंग्लिश यूज की जाती है। स्टेट्स को लिबर्टी है हमारे यहाँ कि वो अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो कि वहाँ पे वाइडली बोली जाती है। और द नंबर ऑफ नेटिव हिंदी स्पीकर्स इज अबाउट 25% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन। इंडिया में 25% लोग हिंदी बोलते हैं, इंक्लूडिंग डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी। द टोटल इज अराउंड 41% ऑफ इंडियंस, मोस्टली अकाउंटेड फ्रॉम स्टेट्स फॉलिंग अंडर द हिंदी बेल्ट। तो 41% लोग हिंदी बेल्ट के अंदर आते हैं। नाउ ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके कुछ इशू हमेशा रहे हैं। 1946 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जब संविधान बन रहा था देश का, उस समय भी इस बात को लेकर डिबेट रहा कि व्हाट शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो हमारे कुछ लीडर्स थे जो इस बात को लेकर एग्री हो गए, कुछ लोग एग्री नहीं हो पा रहे थे। दे कंटेस्टेड सब्जेक्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया व्हाट शुड बी द लैंग्वेज विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ही किस लैंग्वेज में लिखा जाए, लेकिन दे हैड टू राइट इट इन इंग्लिश, क्योंकि उसके कुछ टेक्निकल रीजंस थे जिसकी वजह से वो हिंदी में लिखने के लिए एग्री नहीं हो पाए, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना पड़ा। और वैसे ही चीज़ हमारे यहाँ पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होती है उनके ओरिजिनल वर्डिक्ट इंग्लिश में लिखे जाते हैं, फिर उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑब्वियसली इंसिस्टेड ऑन ड्राफ्टिंग इन हिंदी. This was not agreed by the drafting committee, and the efforts to make Hindi the preeminent language were bitterly resisted by the members from those parts of India where Hindi was not spoken natively. तो जैसे कि बंगाल है, साउथ इंडिया है, जहाँ पे हिंदी उनकी मदर टंग नहीं होती है, तो they were not agree कि कोई भी ओरिजिनल वर्क जो है वो हिंदी में किया जाए। फिर आर्टिकल 343 Clause 1 of the Constitution states that official language of Union government shall be Hindi in Devanagari script unless Parliament decided otherwise. The use of English for official purpose was to cease 15 years after the Constitution came into effect. मतलब पहले तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रहेगी और 15 साल तक इंग्लिश भी रहेगी, और यदि पार्लियामेंट डिसाइड करती है, अनलेस पार्लियामेंट डिसाइड, तो 15 साल के बाद इंग्लिश जो है वो सीज हो जाएगी ऑफिशियल लैंग्वेज होने से। बट दिस वाज एक्सटेंडेड लेटर, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एक बनाया 1965 में, जिसमें लिखा है कि इंग्लिश में स्टिल बी यूज्ड विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। और 1965 के बाद ये अमेंड हुआ सेक्शन 7 में, जिसमें फिर ये कहा कि the use of English would not be ended until a resolution to that effect was passed by the legislature of every state that had not adopted Hindi as its official language. जिन भी स्टेट्स में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, अगर उन स्टेट की विधानसभाएं एक रेजोल्यूशन देती हैं कि हाँ हम इंग्लिश को जो है उसका यूज करना बंद कर सकते हैं एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तभी हम इंग्लिश को सीज करेंगे एज ऑफिशियल लैंग्वेज, अदरवाइज इट विल गो ऑन। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज के अंदर क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है? 2004 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि कुछ लैंग्वेजेस को ज़रूरत है ये स्टेटस देने की बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको ये स्टेटस मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम। तो 4 तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है, प्लस संस्कृत है एंड उड़िया। उड़िया को अभी रिसेंटली स्टेटस मिला हुआ है 2014-15 में। क्राइटेरिया दैट डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ लैंग्वेजेस। अब वो ऐसे क्या क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे उन्हें क्लासिकल का
टैग मिलता है तो वो है हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 ईयर्स। इतने साल पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए, रिटर्न रिकॉर्ड उस लैंग्वेज का। फिर है अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर्स। ऐसा कोई उनके पास एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए। द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, अपना खुद का ओरिजिनल literary tradition होना चाहिए. The classical language and literature being distinct from modern, there may also be a discontinuity between classical language and its later forms of its offshoots. ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ ऑफशूट बने तो उसमें डिफरेंसेस आए हों, एक लैंग्वेजेस के जैसे सब पार्ट बन जाते हैं, लेकिन उसके ओरिजिनल पार्ट में जो है कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. The benefit that will accrue to language declared as a classical language, उस पर क्या क्या बेनिफिट होंगे. तो 2 major international awards for scholar of eminence in classical Indian language are awarded annually. तो ऐसे 2 अवार्ड दिए जाते हैं इन क्लासिकल लैंग्वेजेस में वर्क के लिए. और फिर सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज इस सेटअप एक सेंटर है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है और उसको इसलिए बनाया गया है कि स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो इंश्योर की जा सके. द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है हमारा, बी रिक्वेस्टेड टू क्रिएट स्टार्ट एटलीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स. जैसे हिंदी की चेयर होती है, इंग्लिश की चेयर ऐसे होती है, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस की जो चेयर होती है उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजीसी उसे कंपल्सरी बना सकता है कि इन 6 लैंग्वेजेस की चेयर बनेगी. देन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं? तो शेड्यूल 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस डिफाइन की गई हैं, उन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं. इन 22 लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है. दे आर इंडो आर्यन, देन द्रविडियन, तिब्बतो बर्मा और मुंडा. सब तरह की लैंग्वेज इसके अंदर है. तो ये जो लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस की लिस्ट है. इसमें देखिए 4 लैंग्वेजेस द्रविडियन है और ये सीनो तिब्बतन है. बोडो लैंग्वेज एक है जो सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है. फिर सीनो तिब्बतन लैंग्वेज यहाँ पर एक और है मैती, इसका दूसरा नाम है मणिपुरी, जो मणिपुर में बोली जाती है वो लैंग्वेज मैती. फिर एक मुंडा लैंग्वेज है, एकमात्र मुंडा लैंग्वेज इंडिया में बोली जाने वाली संताली. संताली इज ए मुंडा लैंग्वेज. The official languages choose reflect the predominant as well as politically significant languages spoken in that state. Obviously, जो भी official language choose की जाती हैं वो predominantly वहाँ पे बोली जाती हैं और ये सारी languages किसी न किसी state की official languages declare हुई हैं almost. Certain states have a linguistically defined territory. कुछ states territory को define कर देते हैं कि हमारे state के इस particular part में या ये 2 state मिला के ये language जो है वो official language बोली जाएगी. और कहीं कहीं पर 2 भी होती है, जैसे कि आप देखेंगे तेलंगाना में तेलुगु भी है और उर्दू भी है. तो कहीं कहीं पे माइनॉरिटी लैंग्वेजेस जो हैं उनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है. फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर उर्दू जो है वो बहुत कम पॉपुलेशन बोलती है, उसके बावजूद उर्दू उनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. मेघालय जो है वहाँ पर इंग्लिश जो है वो भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा कम लोग द्वारा बोली जाती है. और इंडियन माइथोलॉजी अब हम स्टार्ट करते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस. इंडियन माइथोलॉजी जो है, जिससे हमें पता है कि इंडियन माइथोलॉजी जो है वो एक्चुअली रिलीजियस माइथोलॉजी है. तो हिंदुइज्म में जो माइथोलॉजी मानी जाती है उसी को हम इंडियन माइथोलॉजी कहते हैं. इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते. इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एलिमेंट ऑफ इंडियन कल्चर और ये इंडियन कल्चर की आइडेंटिटी है. आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, पीपल नो इंडिया बाय इट्स माइथोलॉजी. थ्रू जनरेशंस एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी ट्रांसफ़र होती है, उसकी वजह से उसके काफ़ी वेरिएशंस भी क्रिएट हो जाते हैं. और जो ये जो स्टोरीज़ हैं जो हम अपने दादा से, अपने दादी से, नाना नानी से सुनते आते हैं, वो स्टोरी फिर धीरे धीरे हमारी माइथोलॉजी बन जाती है और यही हमारी कंट्री की बैकबोन है. दिस इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन माइथोलॉजी ऑल्सो. दे आर यूजुअली मीन टू कन्वे सटल फैक्ट्स. एक्चुअली उनके थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू कोई वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं, कोई डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं जो हमें सिखाई जाती हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं चिल्ड्रन को वैल्यूज़ सिखाने में. तो पंचतंत्र, जाटक, ये जो कहानियाँ हैं ये सारी हमारी माइथोलॉजी को बनाने में हेल्प करती हैं. फिर ये है कि इंडियन माइथोलॉजी के बहुत सारे वर्जन हुए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक से दूसरे जनरेशन पर ट्रांसफ़र होके आए हैं. तो इसमें आपको मल्टीप्लिसिटी मिलेगी, एक ही कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग उसे प्रेजेंट करते हैं.
इंडियन रिलीजन और माइथोलॉजी जो है, जैसे मैंने बताया, एक ही चीज़ होती है, हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। अर्लीस्ट टेक्स्ट इंडिया में वेदास हैं, उसके अंदर सेक्रेड हाइम्स रिकॉर्ड की गई हैं भगवान की। द वैदिक रिलीजन वॉज मटेरियलिस्टिक। वैदिक समय में लोग पूजा करते थे टू गेट समथिंग, सो इट वॉज ए मटेरियलिस्टिक रिलीजन डिवोटेड टू ऑब्टेनिंग पावर। पावर पाने के लिए नेचर के जो गॉड होते हैं उनकी वर्शिप की जाती है। बुद्ध के टाइम पे, बाय द टाइम ऑफ बुद्धा 500 BC, द ओल्ड वैदिक रिलीजन जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगा, क्योंकि बुद्धिज्म का इम्पैक्ट हिंदुइज्म के ऊपर आया। द प्रीस्ट claiming godlike powers for themselves, Buddha gained so many followers that Brahmins were forced to incorporate his ideas. चूंकि बुद्ध जो है इस तरीके के आइडियाज देते थे कि आपकी डिजायर्स ही कॉज ऑफ आपका दुख है, तो दुख को अगर आपको खत्म करना है तो डिजायर्स को खत्म करना पड़ेगा, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हिंदुइज्म में स्टार्ट होना, इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म, और इसी की वजह से फिर हिंदुइज्म मॉडिफाई होके एक मॉडिफाइड पॉलिथीज्म बन गया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जिक्र आता है। और देखते हैं मेन वैदिक गॉड्स कौन होते हैं। तो इंद्र एक वैदिक गॉड है। एज अ स्टॉर्म गॉड ही ब्रिंग्स द रेन, वो बारिश लेके आते हैं। फिर मित्र एंड वरुण, तो मित्र जो है वो सन है, ही प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रेंडशिप, और जो वरुण होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं ओथ वगैरह को। लाइक इंद्र, दिस गॉड्स रिफ्लेक्ट वैल्यूज ऑफ द वॉरियर कास्ट। अग्नि जो है वो गॉड ऑफ फायर है। ही प्रिसाइड्स एट द अल्टर एंड हर्थ, तो इनकी एक्चुअली काफ़ी सारी हायरार्किकली भी चीज़ें इनमें होती है गॉड्स के अंदर। वैदिक टाइम में एक बृहस्पति गॉड है जो कि इनकारनेशन एंड रिचुअल के गॉड कहलाते हैं। फिर एक सोम गॉड है, इज अ नार्कोटिक प्लांट एंड अ गॉड हु गिव्स इंस्पिरेशन। तो नार्कोटिक जो होता है सोम, उसी का नाम है सोम गॉड। सवितार एक गॉड है, इज द गॉड ऑफ मोशन, where motion, move or acts is dependent on their deity with golden eyes, hands and tongues. Usha's एक god है, is the beautiful charming goddess of the dawn, a source of delight. जो evening होती है उस समय, जो हम संध्या काल कहते हैं, वो उषा उसकी गॉड है। एक पुचान गॉड है जो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है। शिव एक गॉड है जिसको, जैसे ये है हमारे शिव है, तो शिव जो है वो टेरिफाइंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जब भी कुछ ऐसा होता है कि बुरा होता है तो उसका नाश करने का काम शिव करते हैं। काली जो है वो शिव की वाइफ है, अ ब्लड थर्स्टी फर्टिलिटी गॉडेस डेकोरेटेड विद एम्बलम्स ऑफ डेथ। और प्रजापति जो है वो मास्टर ऑफ क्रिएटेड बीइंग्स है। देवास एंड असूस आर गॉड्स एंड डेमॉन्स। और राक्षस जो है वो सेमी डेविल क्रिएचर होते हैं दैट प्रैक्टिस ब्लैक मैजिक एंड एफ्लिक्ट मैन विथ मिसफॉर्चून। तो ये सारे गॉड्स वैदिक पीरियड में वर्शिप किए जाते थे। अब हिंदू गॉड्स के कॉन्सेप्ट जैसे धीरे धीरे चेंज हो गए, तो वहाँ पे ब्रह्मा इंट्रोड्यूस हुए लेटर ऑन। तो ब्रह्मा बताते हैं हमें स्पिरिचुअल रियलिटी के बारे में। और फिर माया एक है, द वेल ऑफ इल्यूजन, जिसे हम कहते हैं धन संपत्ति मटेरियलिज्म, तो ये इसको हम माया कहते हैं, तो उसको एक भगवान माना गया है। फिर एक कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, कि एक सोल जो है वो हर बार जन्म लेती है और वो एक अलग अलग बॉडी चेंज करती है। तो दिस इज थ्योरी ऑफ कर्मा, बेसिक थ्योरी ऑफ कर्मा। कर्म जो है दे आर रेफर्स टू द डेट ऑफ सिन इनकर्ड इन द पास्ट। जब कोई बुरा काम करेंगे तो बुरे कर्म हमारे साथ चिपकेंगे, और अच्छा काम करेंगे तो अच्छे कर्म आपके साथ स्टिक होते हैं। दिस इज अ कर्मा थ्योरी। फिर यहाँ पे विष्णु इंट्रोड्यूस हुए लेटर स्टेजेस में। तो विष्णु जो है वो सुप्रीम गॉड है, और ही इज द गॉड जो कि पालन पोषण करते हैं, और ब्रह्मा जो है वो क्रिएशन करते हैं। शिव जो है ही इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हिंदू गॉड, और शिव का जो डांसिंग डायटी है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का जो फॉर्म है, ये फिर डांस और ये सारी चीज़ें भी लेटर स्टेज में इंट्रोड्यूस हुई हैं। पार्वती शिव की वाइफ है, देन गणेश शिव के बेटे। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये लेटर वैदिक स्टेजेस में आते हैं। फिर डिफरेंट एजेस है माइथोलॉजी की, तो अलग अलग युग में डिफाइन किया गया है। हिंदुइज्म के हिसाब से वर्ल्ड जो है वो एक कंटिन्यूस साइकिल में बनता और बिगड़ता है। तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की एक साइकिल होती है, और उसकी शुरुआत वो लोग मानते हैं सत्य युग से। तो सत्य युग जो है उसे गोल्डन युग भी कहा जाता है, कृत युग भी कहा जाता है।
द फर्स्ट एंड द बेस्ट युग, इट वॉज द एज ऑफ ट्रुथ एंड परफेक्शन। इस टाइम पे कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलता था, सब लोग बहुत सच्चे और ईमानदार होते थे। बिकॉज देयर वॉज वन रिलीजन, इसीलिए इसे कृत युग कहते हैं। कृत युग का मतलब है एक ही रिलीजन यहाँ पे कार्य करता है, तो रिलीजन यहाँ पे अलग अलग नहीं थे। सारे जो लोग होते थे वो संतों की तरह होते थे। दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज, उनको कोई रिचुअल वगैरह नहीं करते पड़ते थे, कोई हवन वगैरह नहीं होते थे सतयुग में। ह्यूमंस वर गिगैंटिक पावरफुली बिल्ट, बहुत बड़ी बड़ी साइज के ह्यूमन होते थे, उनके चेस्ट शोल्डर्स बहुत बिग होते थे, ऑनेस्ट होते थे लोग, यूथफुल होते थे, हमेशा यंग रहते थे। और वेद जो थे वो भी एक थे, मतलब एक ही तरह के टेक्स्ट चलते थे। ऑल मैनकाइंड कुड अटेन टू सुप्रीम ब्लेसेडनेस, ये सारी चीज़ें सतयुग में देखने को मिलती हैं। फिर हम जाते हैं त्रेता युग की तरफ, तो त्रेता युग है वो सेकंड युग है। इन दिस एज वर्च्यू डिमिनिशेस स्लाइटली, थोड़ा थोड़ा जो है वो वैल्यू जो है वो कम होने लग जाती है। एट द बिगिनिंग ऑफ द एज मैनी एम्परर्स राइज टू डोमिनेंस एंड कंक्वायर, तो त्रेता युग की शुरुआत में कुछ राजा लोग जो हैं वो डोमिनेंस भी करते हैं, हार जीत वाली चीज़ भी यहाँ पे स्टार्ट होती है। इसके पहले जैसे सतयुग में कोई किसी पे जीत नहीं करेगा, कोई किसी को हराएगा नहीं, वैसा नहीं है। त्रेता युग में लिटिल ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएगी, वॉर्स होंगे राजाओं के बीच में, और ओशियंस और डेजर्ट्स का फॉर्मेशन त्रेता युग के अंदर होता है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म ओशियन और डेजर्ट्स यहाँ पे बनते हैं। पीपल बिकम स्लाइटली डिमिनिश्ड कंपेयर टू देयर प्रीडेसेसर्स, एग्रीकल्चर लेबर एंड माइनिंग बिकम एग्जिस्टेंट, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस होती है जो अभी सतयुग में नहीं हुई थी। तो ये जो आपको यहाँ फोटोग्राफ्स दिख रही है ये सतयुग की फोटोग्राफ्स है। सब लोग ऐसे भगवान की तरह जीते थे, सारा दिन पूजा पाठ और ये सब करना। और फिर ये त्रेता युग आया जब भगवान की थोड़ी मूर्तियां वगैरह बनाई जाने लगी और लोग उनकी वर्शिप करने लगे टाइम टू टाइम, और एग्रीकल्चर लेबर और माइनिंग जैसी एक्टिविटीज भी करना शुरू कर दिया। फिर आती है माइथोलॉजी की थर्ड एज, द्वापर युग। द्वापर जो एज है उसमें लोग जो हैं वो तामसिक क्वालिटीज से टेंट होना शुरू होते हैं, जैसे कि डिसीज यहाँ पे स्टार्ट होती है। अभी इसके पहले लोग बीमार नहीं होते थे, तो यहाँ पे डिसीजेस स्टार्ट हो गई है। ह्यूमंस आर डिसकंटेंट एंड फाइट विद ईच अदर, लोगों को एक दूसरे से झगड़ना, वेदा का 4 पार्ट में डिवाइड होना, ये सारा डिस्ट्रक्शन जो है वो द्वापर युग से माना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं काली युग की तरफ, कलियुग जिसे हम कहते हैं। तो कलियुग जो है वो फाइनल एज है, दिस द एज ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस। लोग जो है यहाँ पे सेल्फिश हो जाएंगे, सिन करेंगे और लोगों में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और एंसेस्टर्स जो थे सतयुग में हमारे वो ज़्यादा पावरफुल होते थे। यहाँ पे लोगों की फिजिकल पावर भी काफ़ी रिड्यूस होने लग जाती है, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन चालू हो जाता है, वाटर फूड हर चीज़ का पोल्यूशन कलयुग में स्टार्ट हो जाता है। और ये जो आपको देखने को मिलता है द्रौपदी का चीरहरण, ये कलयुग की शुरुआत का सीन है, कलयुग की शुरुआत यहाँ से होती है। फिर इंडियन माइथोलॉजी में कुछ कर्स हैं। वैसे तो भगवान के ऊपर कोई कर्स नहीं होता इंडियन माइथोलॉजी में, क्योंकि भगवान बहुत पावरफुल दिखाए गए हैं हिंदुइज्म में, तो वो अपने कर्स को अपने आप ही रोक लेते हैं। बट स्टिल कुछ कुछ केसेस हैं, जैसे कि जो पांडव हैं उनको बहुत दुख मिला था ये जानकर कि कर्ण उनका भाई है, और जो युधिष्ठिर थे उन्होंने फिर ये बात कही थी कि हाउ कुड कुंती हाइड दिस फ्रॉम देम, तो इसलिए उन्होंने फिर ये श्राप दिया था कि कोई भी वुमेन कभी भी लाइफ में कुछ छुपा नहीं पाएगी, कोई सीक्रेट नहीं रख पाएगी। तो दिस इज कर्स गिवन बाय युधिष्ठिर टू कुंती एंड ऑल द वुमेन कमिंग वुमेन ऑन द अर्थ एज नोटेड इन इंडियन माइथोलॉजी। और फिर उसके बाद पांडु का एक है कर्स है कि वेन एवर ही अप्रोचेज अ वुमेन विथ फीलिंग ऑफ डिजायर ही शेल डाई ऑन द स्पॉट। अगर वो किसी भी वुमेन के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बनाना चाहेगा, उसको डिजायर करना चाहेगा, तो वो जो है वो वहीं पे मर जाएगा। और उसके बाद फिर एक गांधारी का कर्स है कि लॉर्ड कृष्णा जो है महाभारत के आफ्टर मैथ में गांधारी ने कृष्ण को अभिशाप दिया था कि जिस तरीके से मेरी ब्लड लाइन जो है कौरव सारे मार दिए गए और वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसी तरीके से कृष्ण की ब्लड लाइन भी खत्म हो जाएगी, एंड इट ऑल्सो हैपेंड। तो ये कुछ एक्सेप्शन है इंडियन माइथोलॉजी के कि गॉड के इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी दे हैड टू पे फॉर देयर बैड कर्मास, एंड दिस इज कॉल्ड कर्मा थ्योरी। तो उसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कर्सेस में देखने को मिलता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि थ्योरी ऑफ क्रिएशन कैसे मानी जाती है। तो हिंदू माइथोलॉजी प्रोवाइड सेवरल अकाउंट्स ऑन दिस कि अर्थ और यूनिवर्स किस तरीके से क्रिएट हुआ। तो उनकी जो सबसे पॉपुलर अप्रोच है दैट इज हाईएस्ट ऑफ द डायटीज वर ऑब्लिवियस टू देयर ओन प्रेजेंस बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम इटसेल्फ। मतलब समय की शुरुआत से पहले जो
हमारे हाईएस्ट डायटीज हैं वो भी प्रेजेंट होते थे. एंड बिफोर द क्रिएशन देयर वाज नो टाइम, नो हेवन और अर्थ और स्पेस इन बिटवीन. देयर वाज अ डार्क ओशियन दैट वॉश्ड इनटू द शोर्स ऑफ नथिंगनेस. एक डार्क ओशियन था. फिर उस ओशियन के बाद जो है क्रिएशन स्टार्ट हुआ. फिर एक डिपिक्शन ऐसा भी कहते हैं कि ओम का उच्चारण होता है सबसे पहले. द एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स स्टेट दैट अल्टीमेट रियलिटी हैज 3 मेन फंक्शंस. दिस 3 कैरेक्टरिस्टिक are inhabited by Trinity of God. तो ओम का उच्चारण होता है और वहां ब्रह्मा विष्णु महेश अपीयर होते हैं. जैसे ये एक भगवान है और उनके 3 फेसेस ऐसे दिखाई देते हैं. और फिर वो मर्ज करते हैं क्रिएशन को और पालन पोषण को और नर्चरिंग करने को और फिर डिस्ट्रक्शन करने को. तो इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश एक डार्क ओशियन में से दुनिया का निर्माण करते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हिंदू मैथोलॉजी में. एक शेष नाग कैरेक्टर है. ही इज अ कॉस्मिक सरपेंट हु इज बिलीव्ड टू सपोर्ट ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स ऑन इट्स 1000 हेड्स. उसके 1000 हेड होते हैं. उसी के ऊपर वो पूरे यूनिवर्स को सस्टेन कराता है, सारे प्लैनेट्स को सस्टेन कराता है. लॉर्ड विष्णु जो प्रोटेक्टर हैं यूनिवर्स के, ही इज ऑफन पिक्चर्ड लाइंग डाउन ऑन शेषनाग body. It is said that every time the divine serpent uncoils, जैसे जैसे वो अपनी फंड को अनकॉइल करता है तो लाइफ क्रिएट होती है. और उसे इसलिए शेष कहा जाता है कि जब दुनिया पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो शेष नाग कभी भी खत्म नहीं होगा, ताकि लाइफ फिर से क्रिएट की जा सके. दिस इज वाई ही इज कॉल्ड शेष नाग. फिर एक माधवी कैरेक्टर है. इट इज अ फीमेल कैरेक्टर. इसका मतलब है कि हु ओनली बेयर्स मेल चिल्ड्रन, जिसको सिर्फ और सिर्फ लड़के हो सकते हैं, उसे बेटी पैदा नहीं हो सकते. ऑल ऑफ हुम गो ऑन टू बिकम वॉरियर्स, जिसके सारे बच्चे जो हैं वो युद्ध करने के लिए जाते हैं. शी ऑल्सो इज द पावर टू रीस्टोर हर वर्जिनिटी आफ्टर एवरी बर्थ. तो जब भी वो किसी एक बच्चे को जन्म देती है वो अपनी वर्जिनिटी को रीस्टोर कर सकती है. दिस इज अ प्योर माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन इंडियन रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म. फिर गॉडेस दुर्गा एक माइथोलॉजिकल गॉड है. उन्हें हम कहते हैं महिषासुर मर्दिनी. ये फियर्स वॉरियर हैं. इन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता. बुराई का अंत करने के लिए दुर्गा का जन्म हुआ था. एक बफेलो डेमोन हुआ था महिषासुर, जिसका मुंह बफेलो के जैसा था. वो उसको एक वरदान था कि कोई मेल उसे मार नहीं पाएगा. तो उसे मारने के लिए एक पावरफुल वुमेन की ज़रूरत थी. एंड शी वॉज दुर्गा. एंड दुर्गा ने उसे मारा, इसीलिए उसे महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है. दुर्गा को लेकर बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं. माइथोलॉजी इज बेसिकली अ मैटर ऑफ परसेप्शन. इसीलिए यू विल फाइंड सो मेनी स्टोरीज रिगार्डिंग दुर्गा इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स. और वेस्ट बंगाल जैसी जगहों पर कुछ फेस्टिवल्स में दुर्गा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे दुर्गा की वर्शिप की जाती है. जब हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, तब दुर्गा पूजा होती है. तो दिस इज़ इंडिया. एक ही माइथोलॉजी है, एक ही कैरेक्टर है, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप से प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन माइथोलॉजी. एंड इंडियन माइथोलॉजी चूंकि बहुत जनरेशन पे पास ऑन हुई है, इसके बहुत सारे वेरिएशंस और वर्जन्स देखने को मिलते हैं. बट जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, वो सेम रहते हैं. जैसे कर्मा थ्योरी ऑफ हिंदुइज्म, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल एंड लाइक दिस. So this is all about Indian languages and Indian mythology. Thank you. Hope you like this video. Please comment, like and share. Thank you.